नमस्कार सभी को। प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हमने जो ट्रेनिंग आप सभी के लिए की थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रेनिंग के बाद जो भी वो स्क्रिप्ट आपको दी थी पहले हफ्ते के लिए, उसमें आपने काम शुरू किया होगा और उसमें अगर कुछ भी कठिनाइयाँ आती है या फिर कुछ भी ऐसा है जो आप कर नहीं पा रहे हो आपके संस्कार वर्ग में, तो आप हमें कृपया करके बताइए और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सुरेंद्र जी को इस बारे में बता सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है उसके अगली वाली जो स्क्रिप्ट है 19 और 20 जुलाई के हफ्ते के लिए संस्कार वर्ग और अभ्यासिका के लोग तो पूरे हफ्ते में वो चलाते हैं, तो उस हिसाब से आप करिए। और जो तीसरी हफ्ते जुलाई के तीसरे माह की हफ्ते की जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में मैं बोलने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो स्क्रिप्ट है उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आप सभी को हमने दिया है कि देशभक्ति ये हमारी थीम है। पहले वाली जो स्क्रिप्ट थी उसमें देशभक्ति और गुरु पूर्णिमा ऐसे दो थीम थे, और इस बार की जो थीम है उसमें सिर्फ देशभक्ति ये थीम है, ये आप सभी लोगों को पता है। अभी हम हेमंत जी का वीडियो देखेंगे और हेमंत जी के वीडियो के बाद हम आगे के स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। जो हमारा जो संस्कार वर्ग का जो स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनाया गया है कि हम पहले ओम का उच्चारण करते हैं, असतोमा का उच्चारण करते हैं, जो शांति सभी के लिए सर्वे सुखिनो भवन्तु जो मंत्र है वो उच्चारण करते हैं, वो हेमंत जी से हम सीखेंगे और उसके बाद हम आगे की जो जानकारी है वो आपको देंगे। नमस्ते, जय श्री राम। आज हम ओम का उच्चारण कैसे करना है सीखेंगे। मैं आपको ओम के महत्व बताऊंगा, उसके बाद हम इसको हमारी संस्कार वर्ग में किस तरह से लेंगे वो बताऊंगा और एक साइकिल आपको करके बताऊंगा। ध्यान से सुनना है। ओम का महत्व। ओम ये सृष्टि की पहली आवाज़ है, ये ध्वनि है। तो सृष्टि निर्माण हुई और जो आज सृष्टि चल रही है वो इसी ध्वनि से चल रही है, और ये ध्वनि पूरे संसार में, पूरी प्रकृति में चल रही है। ये हमारे शरीर के अंदर चल रही है, हमारे आसपास चल रही है। तो इसी ध्वनि को, इसको कहते हैं साउंड हीलिंग। इसी ध्वनि को ठीक तरह से उच्चारण करने से ये मंत्र बनती है, और ये मंत्र से हमारे शरीर पे बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारा शरीर तनाव मुक्त होता है, हमें नींद अच्छी आती है, हमारा दिमाग मेधावी बनता है, हमारे भाव बदलते हैं, सकारात्मक भाव बनते हैं, और ऐसे बहुत सारी जो दोष है शरीर में, कहते हैं ना कि विषैले तत्व है, तो वो कंपन पैदा होता है ओम के उच्चारण से, तो वो विषैले तत्वों का नाश होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं उसे, उसका नाश होता है। और इसी तरह ओम का कंपन जो बार बार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किया जाए, तो इससे हमारी रीढ़ की हड्डी को शक्ति मिलती है और हम युवा अवस्था की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रह सके, ऐसी शक्ति शरीर को मिलती है। तो हम सबको ये हमारे संस्कार वर्ग में ये कराने का महत्व ये है कि हम जो संस्कार बच्चों को देना चाहते हैं वो देने में, वो देते वक्त उनके पास वो तेज़ गति से पहुँचे, इसके लिए हम ये ओम का उच्चारण का अभ्यास सबसे पहले कराते हैं, ताकि वो मेधावी बने, उनके अंदर की शक्ति बने, उनकी आत्मा जागरूक बने, और हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो आसानी से उसको आत्मसात कर ले। आइए इसको समझते हैं। मैं पहले कैसे करना है वो बताता हूँ और फिर एक साइकिल करूँगा, तो आप इसको ध्यान से समझकर अपनी संस्कार वर्ग में ले सकते हैं। सबसे पहले हम मंत्र के साथ आह्वान करेंगे। मंत्र के आह्वान के बाद हमें 4 प्रकार में ओम का उच्चारण करना है। अ, आ, उ और अ, आ, उ, म साथ में। और उच्चारण करते वक्त मुद्राओं पे ध्यान देना है। जब आ का उच्चारण करेंगे तो चिन्ह मुद्रा, ये जो है चिन्ह मुद्रा, इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। इसके आगे तनाव नहीं होना चाहिए और ये एकदम हल्के में नहीं होनी चाहिए। ये उंगली जो है जॉइंट होनी चाहिए, ये चारों उंगली जुड़ी हुई होनी चाहिए, ना ऐसे ढीली होनी चाहिए ना ऐसे होनी चाहिए। अब ध्यान दें कि जितनी मुद्रा जितनी अच्छी होगी उस मुद्रा के साथ उच्चारण करने में उतना लाभ ज़्यादा अच्छा होगा। तो तीनों उंगलियाँ सीधी, ये उंगली उससे जुड़ी हुई और ये यहाँ पे टिप में, इसको ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है।
तो ये हो गई चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा में हम कहेंगे आ, और आ का जब ध्वनि निकाले तो पूरा मुंह खुलना चाहिए, आ, इस तरह नहीं। तो जितना हो सके उतना कंठ से, जितनी तेज़ी से आवाज़ आ सके उतनी तेज़ी से उसको करना है। गले में इतना ज़ोर से भी नहीं करना है कि हमें अपने आप को तकलीफ़ हो रही हो, बट इतना धीरे से भी नहीं करना है कि इसका प्रभाव नहीं दे पाए हम। तो आ का उच्चारण इस तरह से करेंगे। ऊ का उच्चारण में चिन्मय मुद्रा, जो ये चिन्ह मुद्रा थी, इन चिन्ह मुद्राओं की उंगलियों को टकल करना है और दबाना है, और इस तरह से यहाँ ये वाले पॉइंट पे दबाएंगे ताकि ये चिन्मय मुद्रा हो गई। इस चिन्मय मुद्रा में ध्वनि निकालनी है ऊ। ऊ में हमारे जो मुंह है वो गोल रहेगा, ऊ, इस तरह से ऊ की ध्वनि निकालेंगे। तीसरी ध्वनि है म। म की ध्वनि में हमारे होठ बंद रहेंगे और कंठ से आवाज़ आएगी। मुद्रा होगी आदि मुद्रा। इसको छोटी उंगली पे अंगूठे को रखना है और थोड़ा सा दबाव के साथ मुट्ठी बंद करनी है, और इसी के साथ म का गुंजन करेंगे। और आखिरी मुद्रा मेरुदंड मुद्रा। जिस तरह से हम दूसरी चिन्मय मुद्रा में टकल किया था उंगलियों को, उसी तरह से टकल करके मुट्ठी बंद करनी है और अंगूठों के ऊपर की तरफ, और तीनों ध्वनि को एक साथ, तीनों ध्वनि समान प्रकार में निकले इस तरह से करना है। मैं करके दिखाता हूँ। आ, और आखिर में हम शांति मंत्र के साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के स्वस्थ के लिए, पूरे समाज की खुशी और स्वस्थता के लिए आह्वान करते हुए इस पूरी छोटी सी मंत्र साधना का समापन करेंगे। अभी मैं एक पूरा साइकिल शुरुआत से अंत तक करके दिखाता हूँ बिना बीच में बोले। आपने खाली देखना है क्या हो रहा है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। इसी तरह हम ओम का उच्चारण अपने वर्ग में लेंगे। दो बातों का विशेष ध्यान देना है। प्रक्रिया शुरू होने से अंत तक बिना रुकावट के इसको कराया जाए, एक बार सबका प्रशिक्षण हो जाए। और दूसरी बात, इसको कम से कम शुरुआत में भले 3 बार कराए, लेकिन एक बार सभी का अभ्यास हो जाए तो कम से कम 5 बार या 7 बार कराना है। आशा करता हूँ आप सब इसको वर्क पर अच्छी तरह से ले पाएंगे और हमारे संस्कार में आने वाले बच्चों को जागरूक करेंगे, मेधावी करेंगे और उनके गुणवत्ता बढ़ाएंगे और व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में उनको और बढ़ाएंगे और देश के लिए बहुत अच्छे बच्चे बने। ऐसी हमारी जो क्रिया है, काम है, ये अच्छे से चलता रहे। भारत माता की जय। जैसे हेमंत जी ने इस वीडियो में हम सभी को जो बताया है और जिस प्रकार से हमें उन्होंने सिखाया है, उसी प्रकार से हमारे संस्कार वर्ग में हम ये करेंगे। और मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा मानना है कि आपके घर पे भी ये रोज़ आपको करना चाहिए, जिससे कि आप जब आपके संस्कार वर्ग में आओगे तो वहाँ पे आने के बाद जब आप करोगे बच्चों के साथ, तो उसमें जो परिणाम है या इम्पैक्ट हम जिसको कहते हैं, वो अलग तरीके का होगा। तो अगर आपके ज़िंदगी में भी उसका डेली उसका आप विनियोग करते हैं, वो आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो आपका उसका जो बेनिफिट है आपको भी मिलेगा। और आप जब संस्कार वर्ग में सिखाने के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी आपको उसका बेनिफिट होगा। उसके बाद भारत माता की कृतज्ञता प्रार्थना है, जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताई थी। तो अभी कृतज्ञता, हम भारत देश में रहते हैं और देश के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता भाव होना बहुत ज़रूरी है। ना बल्कि देश के बारे में, पर हमारे परिवार के बारे में, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में ये कृतज्ञता भाव बच्चों में रहना बहुत ज़रूरी है। और जब ये भाव उनके मन में जागरूक हो जाता है तो हम विनम्र बनते हैं। तो वो कृतज्ञता आपके अंदर होनी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आपको बच्चों को बताना है इस माध्यम से। और जब हम भारत माता के बारे में कृतज्ञ रहेंगे, तो जब ये भाव बच्चों के मन में आ जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने ट्रेनिंग में भी कहा था कि किसी को मदद करना, किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी को अपने माता पिता के बारे में आदर रखना, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती है जब आपके मन में कृतज्ञता भाव उनके लिए हो, तो वो देश के लिए भी हो, तो फिर वो आ जाता है। तो अभी ये भारत माता की जो प्रार्थना है वो आप एक बार बोलेंगे और आपके पीछे बच्चे दोहराएंगे। वो इस तरीके से आपको लेना है कि हे भारत माता, हम सब बच्चों की ओर से आपको श्रद्धा सहित नमस्कार। आपने हमें यह पुण्य भूमि दी, संस्कृति, भाषा और गौरवमयी इतिहास दिया। आपकी मिट्टी में वीर जन्मे जिनसे हमने देशभक्ति सीखी। आपकी गोद में ऋषियों ने तप किया जिनसे हमने ज्ञान और धर्म की प्रेरणा मिली। संस्कार वर्ग में आकर हमने सेवा, अनुशासन और संस्कारों का महत्व जाना। हमें सिखाया गया कि मातृभूमि की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हे माँ, हम कृतज्ञ हैं आपके हर उपहार के लिए, वायु, जल, अन्न, वनों और पर्वतों के लिए। हम प्रण करते हैं कि हम सच्चे, निडर और सेवा भाव से युक्त नागरिक बनेंगे। हम समय का पालन करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे और सदा सत्य के पथ पर चलेंगे। हमारी भावना है हम भारत को फिर से विश्वगुरु बनाएं, हर क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाएं और अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित करें। हे भारत माता, हमें शक्ति दो कि हम अच्छे विचार, अच्छे कर्म
और अच्छे संस्कारों से जीवन जिए। हे माँ, हमें ऐसा मन दो जो निर्भय हो, ऐसा हृदय दो जो करुणा से भरा हो, और ऐसे हाथ दो जो सदा सेवा में लगे रहें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अगर किसी सेशन में आप उनको ये सारी चीज़ों का मतलब भी बता सकते हो, इसका अर्थ भी बता सकते हो, वो भी एक बहुत बढ़िया एक गतिविधि हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हो और बिल्कुल आप बच्चों को इस बारे में बताइए। हम अभी आगे बढ़ते हैं। इस वर्ग में जो हमने खेल दिए हैं, मतलब इस हफ्ते में जो हमने खेल दिए हैं अलग अलग, वो सारे खेल बहुत तर खेल ऐसे हैं कि जो आप बैठ के खेल सकते हो। जो पहला गेम है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो गेम है शब्द की चैन। तो शब्द की चैन का गेम ऐसा खेलना है आपको कि एक बच्चा अगर हंसी बोलता है तो आपने शुरुआत करनी है। आपने अगर कहा मरीन लाइन्स, तो कोई बच्चा बोलेगा समंदर। अभी समंदर से जुड़ी हुई कोई चीज़ कोई बोल सकता है नाव या फिर पानी। फिर नाव बोलता है तो नाव मछुआरा, मछुआरा बोलता है तो मच्छी। ये एक से एक लेके शब्द आपको जल्द से याद करके आपको उसको बोलना है। मतलब यहाँ पे एक उदाहरण दी है हमने कि खुशी, अगर आप बोलते हो खुशी तो कोई बोलता है हंसी, कोई बोलता है चेहरा, कोई बोलता है चेहरा। अगर मैं बोलूँगा तो मेरे मम्मी का चेहरा मुझे याद आता है, तो मम्मी याद आती है तो खाना है तो चॉकलेट, दुकान, सड़क, ट्रैफिक, हॉर्न, आवाज़, ऐसे सारी चीज़ें होती है। और इससे ये खेल खेलने में मज़ा भी आएगा बच्चों को, क्योंकि जब आप सोचते हो, आप उनकी सोचने की जो ताकत है वो भी इस खेल से बढ़ती है कि हम कौन से अलग अलग शब्द एक को जुड़े एक शब्द कैसे याद कर सकते हैं। तो वो भी एक ताकत इसमें से बढ़ती है। दूसरा खेल है फल फूल भाजी। फल फूल भाजी में आपको सिंपल करना है, सारे लोगों को सर्कल में खड़ा करना है और एक बच्चा एक टोकरी लेके वो घूमेगा और बोलेगा फल फूल भाजी, फल फूल भाजी, और किसी भी एक बच्चे के सामने जाके रुकेगा और बोलेगा फल, तो उसे फल का नाम बोलना है। किसी के सामने जाके रुक के बोलेगा भाजी, तो उसको भाजी का नाम बोलना है। जो गलत जवाब देगा वो आउट होगा, और आउट होने के बाद आप उससे कुछ एक मज़ेदार टास्क करवाइए। कैसे, अगर वो ज़्यादा मस्ती करने वाला है तो उसको बोलिए कि जो संस्कार में सारे लोगों ने चप्पल निकाले वो ठीक से लगाए, या फिर आप उसको और कुछ पनिशमेंट, मतलब गाना गाने बोल सकते हैं, कुछ नाटक करके दिखाने बोल सकते हैं। तो ऐसे मज़ेदार उनको टास्क दीजिए जो भी आउट होगा उनको। तो ये एक गेम हमने आप सभी को दिया है। दूसरा ये जो गेम है ये मैं हूँ, आई एम, ये बहुत बढ़िया गेम है और हम उसे कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को पहचानने के लिए ये खेल खेला जाता है। और हम बच्चों को भी पहचानते हैं। ये अगर गेम बच्चे खेलते हैं तो उससे हमें भी जानकारी मिलती है कि बच्चे किस लेवल पर सोच सकते हैं। अभी खेल का तरीका मैं आपको इसका बताता हूँ। इसके लिए आपको उनको नोटबुक और पेन बिल्कुल लगेगा। अभी इसमें कैसा है कि 2, 3, 4, 5, 6 कैटेगरीज हमने यहाँ पे दिए हैं, जिसमें है रंग, जानवर, गुण, कोई विशेषण उनका, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, मौसम और वाहन। तो अभी करना ये है कि ये जो कैटेगरीज दिए गए हैं, ये जो चीज़ें लिखी गई है, इसके आगे आपको क्या लगता है कि आप कौन सा रंग पसंद करते हो और आप वो क्यों पसंद करते हो, ये आपको बताना होता है। मतलब रंग, अभी रंग के बारे में अगर मुझे बोलना है तो मुझे हरा रंग बहुत पसंद है, क्योंकि वो प्रकृति का है और प्रकृति में रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शायद हरा रंग। कोई बोलेगा नीला रंग, तो नीला रंग क्योंकि उनको लगता है कि मुझे ठंडक पसंद है और नीला रंग ठंडक देने वाला रंग है। जो बोल रहे हैं वो बोलने दो, उसमें कुछ कंपल्शन नहीं है कि वो उन्होंने सही बोलना चाहिए, उन्होंने ये ऐसे ही करना चाहिए, कुछ नहीं है। जो वो चूज़ करते हैं, जो कोई कलर चूज़ करते हैं, करने दो। जानवर, एनिमल, मुझे हाथी बहुत ज़्यादा पसंद है,
तो मैं हाथी बोलूँगा, क्योंकि हाथी एक तो बुद्धिमान प्राणी है और कौटुंबिक मतलब उसको बोलते हैं, एक फैमिली सेंट्रिक एनिमल है, तो वो ज़्यादा मुझे पसंद है। उसके अलावा गुण विशेषण मतलब मैं नेक पराग हूँ, मैं ऐसे समझता हूँ, मैं नेक हूँ, नेक इंसान हूँ। तो आपको जो लगता है कि ये गुण आप में है कि मैं मज़ेदार पराग हूँ, या फिर जो भी गुण आपको लगता है कि ये गुण आपके लिए है, वो आप बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट, वस्तु, तो कोई भी एक वस्तु जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है और आप उस वस्तु से खुद को जोड़ते हो। मुझे मेरी डायरी बहुत पसंद है, उसमें मुझे लिखना बहुत पसंद है, और डायरी सारी चीज़ें अपने अंदर समाती है जो आपके मन में विचार है, तो मैं डायरी बोलूँगा। मौसम, मुझे जो मौसम पसंद है वो ठंडी है, जिसमें ज़्यादा गर्म नहीं होता और ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ठंडी जो ऐसा मौसम है जो सभी लोगों को पसंद आता है, और मेरा भी नेचर ऐसा है कि शायद कि सारे लोगों को सब पसंद आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठंडी। दूसरा है कि वाहन, व्हीकल, तो मुझे ट्रेन पसंद है, गाड़ी पसंद है, रेलगाड़ी पसंद है। ट्रेन, जो कि ट्रेन बहुत सारे स्टेशनों से जाती है, बहुत सारे अनुभव, एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते जाती है और अंत तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। बहुत सारे टनल में से पास होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। वैसे ही ज़िंदगी का सफ़र है, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ट्रेन उसमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शायद वो खुद से जोड़ नहीं पाए, अगर वो खुद से जोड़ भी नहीं पाते हैं ना, पर वो जो भी आपको कारण बता रहे कि उन्होंने ये क्यों चूज़ किया है, तो भी वो चलेगा हमारे लिए। हमें ऐसे नहीं करना है, नहीं आपको बताना ही है, आपको बोलना ही है। हमें बच्चों को सोचने के लिए एक तो सक्षम करना है, और हमें देखना है कि बच्चे किस प्रकार से सोच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वो अपनी सोच डाले, ये हमारी कोशिश होगी। सो उसमें हमने सारे टिप्स वगैरह दिए हैं, क्या सारी चीज़ें कैसे करनी है, इसके फ़ायदे क्या है इस गेम खेलने से। सो वो आप सारी चीज़ें उनको बता सकते हैं। तीसरा जो है वो है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। भारत देश के बारे में सारे प्रश्न उत्तर वहाँ पे दिए हैं। आप उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हो। इन्फॉर्मेशन बताने के बाद ये उत्तर सारे बताने के बाद आप उनको 2 टीम में डिवाइड कीजिए। उनको बोलिए कि किसी स्वतंत्र सेनानी के नाम से आपके टीम का नाम रखें, या फिर जो आपको अच्छा लगे, और 2 टीम में डिवाइड करने के बाद फिर से आप प्रश्नोत्तरी का खेल उनके साथ खेल सकते हैं कि कौन सा टीम जीतता है। या फिर ऐसा कीजिए 4 टीम में उनको डिवाइड कीजिए, जैसे हम टीम में डिवाइड करते 1 2 3 4 कह के आपने देखा होगा ट्रेनिंग के दौरान, वैसे आप कर सकते हो। अलग अलग सारे इनको नाम दे दीजिए, और नाम देने के बाद आप नाम देने के बाद ये प्रश्नोत्तर का खेल, जो अगर आपको आंसर पता है, जो पहली टीम जय हिंद बोलेगी उसको आंसर देने का मौका मिलेगा। और ऐसा एक छोटा सा गेम आप प्रश्नोत्तर का बच्चों के साथ खेल सकते हैं। अभी सारे प्रश्नोत्तर मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको दिया ही गया है, तो आप पढ़ ही सकते हैं घर पे। फिर योगासन है। योगासन, वृक्षासन हमने ट्रेनिंग में करके बताया है। उसकी एक वीडियो भी हम आप सभी को भेजने वाले हैं, तो वो भी देख के आप उनको सिखा सकते हो। तो वो वृक्षासन भी और हवाई जहाज आसन भी, उसका एक वीडियो भी ग्रुप पे आपके आ जाएगा। फिर गीत है, हम होंगे कामयाब। ये गीत, उसका QR कोड वहाँ पे दिया है। वो QR कोड स्कैन करने के बाद YouTube पे आप वो सुन सकते हैं। एक बार आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप बच्चों के साथ वहाँ पे कीजिए। फिर कहानियों का समय आता है, और जैसे हमने कहा था कि कहानी सुनाना नहीं है, कहानी आपको दिखानी है बच्चों को। तो कहानी दिखाने के लिए क्या सारी चीज़ें ज़रूरी है कि जैसे हेमंत जी ने भी ट्रेनिंग में कहा था कि हाथ ऐसे रख के कहानी नहीं सुनानी है, आपके हाथ खुले होने चाहिए जब आप कहानी सुना रहे हो। कहानी में आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए, आपका सभी के ऊपर ध्यान होना चाहिए। जहाँ पे भी जो बच्चा ऐसे लग रहा है आपको कि सो रहा है,
उसको बोलना है सही है ना, ये आप बात करते करते ही बोलना है ये बराबर है जो मैंने बोला अभी, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वो ऐसा देखना है आपको कि जब आप सुना रहे हो कहानी और कहानी दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो सारे लोग आपके ऊपर आपके इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम सारे बच्चों के लिए ये सेशन कर रहे हैं। तो आवाज़ में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आवाज़ में उतार चढ़ाव आप कैसे लाते हो। जो कहानी में जहाँ पे भावनात्मक विषय है, वो भावनात्मक विषय आप कैसे बच्चों से वो साझा करते हो, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो 4-5 चीज़ें हमने आपको बोली थी कि शब्दों पे आपको ध्यान देना है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये शब्द है, ये बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो वो पूछना भी ज़रूरी है। अभी ये पहली कहानी जो त्याग की है, जो मैंने ट्रेनिंग के दौरान आप सभी को बताई थी, आप वो पढ़ सकते हो। और वो कहानी होने के बाद वो कहानी से हमने क्या सीखा है ये भी बच्चों को बताना, और उनको पहले पूछना कि हमने क्या सीखा। पहले उनसे आप लीजिए आंसर्स और उसके बाद बताइए कि ये कहानी के क्या सीख है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें कि सारी चीज़ें ही हैं बोस जी के बारे में। वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी अभी आपको बच्चों को देनी है कि क्या सारी कौन से साल में क्या सारी चीज़ें हुई और कैसे कैसे उन्होंने ज़िंदगी में स्वतंत्रता के लिए क्या सारी लड़ाई लड़ी, वो सारी बातें आपको बच्चों को बतानी है। फिर हमने जो नाटक किया था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वो नाटक आप सभी को पता है कि हमने, मुझे लगता है ये इसके वक्त भी किया, ये नाटक नहीं किया था हमने। तो ये नाटक है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नाटक के उसमें जो कैरेक्टर्स है, सूत्रधार है, सुभाष है, टीचर है, नेताजी और सिपाही है। तो एक दिन आपको उनको बोलना है कि जो भी 2 दिन में से एक दिन आप ये नाटक ले सकते हैं कहानी के सिवा, और उनको ये सारे डायलॉग देके एक 15-20 मिनट उनको प्रिपेयर करने के लिए दे दीजिए, और उसके बाद वो सारे वर्ग को अपना ये नाटक दिखाए। जो छोटे बच्चे वो शायद कर नहीं पाएंगे, उसमें भाग नहीं ले पाएंगे, पर बाकी के बच्चों को आपको प्रेरित करना है कि वो भाग इसमें लें। फिर कहानी है APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक कहानी सपनों की उड़ान। तो ये कहानी अभी आज मैं उस दिन मैंने त्याग की कहानी आप सभी को बताई, अभी मैं ये कहानी हम सभी ने उस दिन के ट्रेनिंग में जाना कि कहानी बताने से काम नहीं चलेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को कहानी दिखा सकते हैं। तो इस कंटेंट में ये जो 3rd वीक का कंटेंट है, जो अभ्यासिका वाले 14 तारीख से 20 तारीख तक 19 तारीख तक चलाएंगे, और संस्कार वर्ग के जो शिक्षक हैं जो 19 और 20 के लिए ये कंटेंट अपने संस्कार वर्ग में लेने वाले हैं, उसकी एक कहानी है। वो कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि कहानी अगर जब आप बताते हो, तो जैसे हेमंत जी ने भी कहा था, आवाज़ का उतार चढ़ाव और आपके हाथ खुले होने चाहिए जब आप कहानी बता रहे हो। एक बार आप प्रैक्टिस करके जाइए, जब आप कहानी बताना चाहते हो, जब आपको वक्त मिल रहा है, तो आप प्रैक्टिस करके जाइए कि आप कॉन्फिडेंटली, मतलब आत्मविश्वास से ये कहानी आपके बच्चों को सुना सकते हो। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आवाज़ का उतार चढ़ाव कहाँ पे रखना है वो भी आप ध्यान दीजिए। उसके अलावा वो कहानी आप एक बार प्रैक्टिस करके जाइए। हाथ आपके खुले रखिए। बीच बीच में बच्चों को सवाल पूछिए कि अगर बच्चा कोई सो रहा है तो वो जाग जाएगा और वो आपकी तरफ आपकी तरफ उसका ध्यान चला जाएगा। तो मैं कहानी पढ़ता हूँ और आप ये कहानी पे गौर कीजिए और किस प्रकार से ये पढ़ता हूँ ये भी आप देखिए। कहानी का शीर्षक है बच्चों सपनों की उड़ान। रामेश्वरम के शांत गांव में जहां नारियल के पेड़ हवा में झूमते थे और समंदर की लहरें किनारे से टकराती थी, वहां एक छोटा गांव था। एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था अब्दुल कलाम। उसका परिवार साधारण था और उसके पास धन दौलत भी उतनी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में ढेर सारे आशाएं और सपने थे। कलाम को किताबों से बहुत प्यार था। वह घंटों तक पढ़ते रहते, विज्ञान और सितारों के बारे में सोचते रहते।
उनके पिता जो एक नाविक थे उन्हें जीवन का सरल पाठ पढ़ाते थे। ईमानदारी, कड़ी मेहनत और कभी हार ना मानना, ये सारे पाठ उनके पिताजी उनको पढ़ाते थे। उनकी माँ जो एक दयालु और सहनशील महिला थी, उन्हें हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती थी। हम सभी ने उस दिन के ट्रेनिंग में जाना कि कहानी बताने से काम नहीं चलेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को कहानी दिखा सकते हैं। तो इस कंटेंट में ये जो 3rd वीक का कंटेंट है, जो अभ्यासिका वाले 14 तारीख से 20 तारीख तक 19 तारीख तक चलाएंगे, और संस्कार वर्ग के जो शिक्षक हैं जो 19 और 20 के लिए ये कंटेंट अपने संस्कार वर्ग में लेने वाले हैं, उसकी एक कहानी है। वो कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि कहानी अगर जब आप बताते हो तो जैसे हेमंत जी ने भी कहा था, आवाज़ का उतार चढ़ाव और आपके हाथ खुले होने चाहिए जब आप कहानी बता रहे हो। एक बार आप प्रैक्टिस करके जाइए, जब आप कहानी बताना चाहते हो, जब आपको वक्त मिल रहा है, तो आप प्रैक्टिस करके जाइए कि आप कॉन्फिडेंटली, मतलब आत्मविश्वास से ये कहानी आपके बच्चों को सुना सकते हो। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आवाज़ का उतार चढ़ाव कहाँ पे रखना है वो भी आप ध्यान दीजिए। उसके अलावा वो कहानी आप एक बार प्रैक्टिस करके जाइए। हाथ आपके खुले रखिए। बीच बीच में बच्चों को सवाल पूछिए कि अगर बच्चा कोई सो रहा है तो वो जाग जाएगा और वो आपकी तरफ आपकी तरफ उसका ध्यान चला जाएगा। तो मैं कहानी पढ़ता हूँ और आप ये कहानी पे गौर कीजिए और किस प्रकार से ये पढ़ता हूँ ये भी आप देखिए। कहानी का शीर्षक है बच्चों सपनों की उड़ान। रामेश्वरम के शांत गांव में जहां नारियल के पेड़ हवा में झूमते थे और समंदर की लहरें किनारे से टकराती थी, वहां एक छोटा गांव था। एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था अब्दुल कलाम। उसका परिवार साधारण था और उसके पास धन दौलत भी उतनी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में ढेर सारे आशाएं और सपने थे। कलाम को किताबों से बहुत प्यार था। वह घंटों तक पढ़ते रहते, विज्ञान और सितारों के बारे में सोचते रहते। उनके पिता जो एक नाविक थे उन्हें जीवन का सरल पाठ पढ़ाते थे। ईमानदारी, कड़ी मेहनत और कभी हार ना मानना, ये सारे पाठ उनके पिताजी उनको पढ़ाते थे। उनकी माँ जो एक दयालु और सहनशील महिला थी, उन्हें हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती थी। कलाम को किताबों से बहुत प्यार था। वह घंटों तक पढ़ते रहते, विज्ञान और सितारों के बारे में सोचते रहते। उनके पिता जो एक नाव मालिक स्कूल में कलाम एक मेहनती छात्र थे, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक ने कक्षा में पंछियों के उड़ने के तरीके के बारे में पढ़ाया। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पक्षी की तस्वीर बनाई और उसके पंखों की संरचना समझाई। कलाम और उसके दोस्त सब मोहित होकर सुनने लगे। शिक्षक ने पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि ये पक्षी हवा में उड़ते कैसे हैं? तो आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि कैसे उड़ते हैं, आपको पता है क्या? तो वहाँ पे कलाम ने जो आंसर दिया वो आपको बताना है बच्चों को। कलाम ने हाथ उठाया और संक्षेप में बताया कि पंखों का आकार, पंछियों का जो पंखों का आकार होता है और जो हवा का दबाव होता है, उससे पंछी उड़ते हैं। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छे कलाम, लेकिन क्या तुम सच में समझना चाहते हो कि यह कैसे काम करता है? कलाम और उनके सभी दोस्तों ने जोश से सर हिलाया। शिक्षक उन्हें समुद्र तट पर लेकर गए। वहाँ उन्होंने एक पक्षी को उड़ते हुए दिखाया और समझाया, देखो पक्षी हवा में कैसे उड़ता है। यह अपने पंखों को हवा से काटता है और हवा उसे ऊपर उठाती है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह अनुभव है। कलाम ने उस दिन आसमान की ओर देखा और एक नया सपना देखा, उड़ने का सपना। वह सिर्फ पक्षियों को
पक्षियों की तरह हवा में उड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि विज्ञान की ऊंचाइयों को छूना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि किताबों का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन असली शिक्षा तब होती है जब तुम उसे अपनी आँखों से देखते हो और अपने हाथों से करते हो। इसके बाद कलाम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वह एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, जिन्होंने भारत को मिसाइल और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद की। उन्हें भारत का मिसाइल मैन करके जाना लगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल वैज्ञानिक खोजों में नहीं थी। वह भारत के राष्ट्रपति बने, जनता के राष्ट्रपति बने। उन्होंने हमेशा बच्चों और युवाओं से बात करना पसंद किया। वह उनसे कहते थे, सपने देखो और ये सारे सपने बड़े देखो, और उन सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तुम चाहे कहीं से भी आते हो, चाहे तुम्हारे पास कितने भी संसाधन हो या नहीं हो, अगर तुम्हारे पास सीखने की इच्छा है, बड़े सपने देखने की हिम्मत है और उन सपनों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करने का जुनून है, तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह वह अनुभव है जो हमें दुनिया को समझने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। तो यह कहानी के बारे में जो नीचे दिए गए सवाल है, वो बच्चों को आपको पूछना है कि बच्चों ने इसमें से क्या सीखा है ज़िंदगी में। कि आज जैसे अब्दुल कलाम जी एक छोटे से घर से आए हैं, वैसे ही हम सारे लोग भी ऐसे ही फैमिली से, ऐसे ही बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे ही पार्श्वभूमि से आते हैं, और हमें भी बड़े सपने देखने चाहिए। और जैसे एपीजे अब्दुल कलाम अगर वो सपने पूरे कर सकते हैं, तो शायद हम में से हर एक बंदा कलाम है और हम ये सपने पूरे कर सकते हैं। तो इसमें से क्या सीख मिलती है, ये भी आपको बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कड़ी मेहनत करना, और मेहनत और परिश्रम के सिवा आपको कुछ भी आपके ज़िंदगी में नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें बतानी है। फिर उनसे बात करने के बाद, वार्तालाप करने के बाद, आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में उनको बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, उन्होंने क्या काम किया, क्या कार्य था उनका। ये सारी चीज़ें आप बच्चों को बताइए। उसमें सारी चीज़ें हमने दी हैं कि कैसे वो जनता के राष्ट्रपति थे, क्या सारी चीज़ें वो भी दी है। उसके बाद अंदर की आग, सच्ची देशभक्ति की कहानी, ऐसे कहानी हमने इसमें दी है, और वो कहानी आपको उन बच्चों को सिखानी है। फिर उसमें से सीख क्या है वो भी उनको पूछना है, उनसे बात करनी है। इसके बाद एक गतिविधि हम हमारे वर्ग में इस बार करने वाले हैं, वो है मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाना है हमें, और सोचने की आदत डालना है कि अपने स्तर पर हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक तो चित्र बना सकते हैं बच्चे। उसके बाद अगर मैं उसके बाद मेरी देशभक्ति की डायरी, ऐसे एक एक्टिविटी उसमें दी है। एक तो चित्र है कि मैं देश के लिए मेरे क्या करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है हम चित्र उनसे बनवा सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मेरी देशभक्ति की डायरी, तो अगर मैं सच्चा देशभक्त बनना चाहूँ तो मैं क्या क्या सारी चीज़ें करूँगा मेरे देश के लिए, वो सारी चीज़ें वो लिख सकते हैं। मैं मेरे देश के लिए क्या सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ, क्या सारी चीज़ें करना चाहता हूँ और कैसे करना चाहता हूँ, ये आप बच्चों से लिखवा सकते हैं। जब बच्चे लिखते हैं तो उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से वो आपको बता सकते हैं, वो बयां कर सकते हैं, और लिखने के बाद वो पढ़ सकते हैं सब लोग के सामने। इसके लिए आप 5-10 मिनट उनको दीजिए कि मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, मैं मेरे देश के लिए क्या करना चाहूँगा, मैं मेरे देश के लिए, हमारा देश हमारे सपने, मैं इस देश के लिए क्या सपना देख रहा हूँ। ये भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। इसमें 2-3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं
तो आप वो कर सकते हो। ये एक छोटी सी गतिविधि कलाम जी के स्टोरी के बाद आपको करना है। फिर अटल जी के बारे में एक स्टोरी दी है और मैं मेरे देश के लिए क्या करूँगा, सेम एक्टिविटी है। तो मुझे लगता है अब अगर आप कलाम के यहाँ पे अगर सेम एक्टिविटी कर रहे हो तो फिर से अटल जी की स्टोरी बताने के बाद वो सेम एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। पर हमारा देश, हमारे सपने, मैं क्या सपना देखना चाहता हूँ ये अलग एक्टिविटी है, मैं मेरे देश के लिए क्या करना चाहता हूँ ये एक अलग एक्टिविटी है। और उनको सोचने के लिए प्रवृत्त कीजिए कि वो क्या करना चाहेंगे अपने देश के लिए, क्या सारी छोटी छोटी चीज़ें, क्या छोटे छोटे बदलाव हम हमारे समाज में देखना चाहते हैं और उसमें से वो क्या करना चाहते हैं। उनकी कल्पना शक्ति को आप बढ़ावा दीजिए, सारे लोगों को आप अप्रिसिएशन दीजिए। और मुझे ऐसे लगता है ये भी जो स्क्रिप्ट हमने दी है आपको, ये बहुत अच्छी तरीके से उनको देशभक्ति का महत्व समझाएगी। धन्यवाद।